अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। 4 मेंबरान के बाइकआउट और वकला के एहतजाज के दौरान जुडिशल कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के 6 जजेस के नामों की आज मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस याह्या अफरीदी की सैर सदारत जुडिशल कमीशन के इजलास में सुप्रीम कोर्ट में 8 नए जजेस के तकर्रुर पर गौर किया गया। इजलास में 26वीं आईनी तरमीम पर फैसले तक इजलास मौखर करने का मुतालबा किया गया, लेकिन इस एतराज पर वोटिंग हुई और अक्सरियत से फैसला हुआ कि इजलास को जारी रखा जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीम अख्तर ने जुडिशल कमीशन इजलास की कार्रवाई ना रोकने पर इजलास का बायकॉट किया, जबकि जुडिशल कमीशन के 2 मजीद अराकीन बैरिस्टर गौर और बैरिस्टर अली जफर भी इजलास का बायकॉट कर गए। जुडिशल कमीशन के जारी इलामिया के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस शफी सदीकी, बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद हाशिम काकड़, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस इश्ताक इब्राहिम, सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस सलाउद्दीन और जस्टिस शकील अहमद को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दी गई। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को सुप्रीम कोर्ट का एक्टिंग जज मुकर्रर करने की भी मंजूरी दी। आपको बताते चले कि जुडिशल कमीशन के इजलास से चंद रोज पहले सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस, जिनमें जुडिशल कमीशन के 2 अराकीन जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर भी शामिल थे, उन्होंने इजलास मौखिर करने के लिए चीफ जस्टिस को खत तहरीर किया, जबकि कमीशन में शामिल पीटीआई के रुकन बैरिस्टर अली जफर ने भी इजलास मशरूत तौर पर मौखिर करने के लिए खत तहरीर किया था। बैरिस्टर अली जफर ने खत में तहरीर किया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस की सीनियरिटी का मामला हल होने तक इजलास को मौखिर किया जाए। जजेस के ट्रांसफर से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सीनियरिटी लिस्ट तब्दील हो चुकी है। जजेस के तबादले से तासुर मिलता है कि यह सारा बंदोबस्त बानी पीटीआई और बुशरा बेगम की अपीलों के लिए किया गया। सीनियरिटी का हमने रिक्वेस्ट की थी कि जब तक ये सीनियरिटी का फैसला नहीं होता तो ये मीटिंग पोस्टपोन की जाए, क्योंकि इस मीटिंग में ये फैसला करना है कि कौन से सीनियर जजेस को आपने सुप्रीम कोर्ट लेके आना है और कौन से जो जज हैं जो बाद में, अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, तो बाद में कौन चीफ जस्टिस बनेगा। वो चूँकि सीनियरिटी का इशू पेंडिंग है तो हमने ये रिक्वेस्ट की थी, बहरहाल वो नहीं मानी गई। तो हमें यही इंस्ट्रक्शंस थी कि हम इसमें फिर पार्टिसिपेट ना करें, हिस्सा ना लें। अब वो फैसला तो बहरहाल होंगे आज, लेकिन हमने फिर मुनासिब नहीं समझा कि ये पोस्टपोन की रिक्वेस्ट के बाद हम रहे। दूसरी जानिब वकला एक्शन कमेटी की जानिब से 26वीं आईनी तरमीम और जुडिशल कमीशन के इजलास के खिलाफ आज एहतजाज किया गया। इस दौरान पुलिस और वकला के दरमियान झड़पें भी हुई। वकला ने सुप्रीम कोर्ट की जानिब मार्च करने की कोशिश की और नाकामी पर डी चौक पर धरना दिया। इस दौरान इंतजामिया ने रेड जोन को मुकम्मल तौर पर सील कर रखा था। पुलिस और वकला के दरमियान झड़पों के बाद एहतजाजी वकला मुंतशिर हो गए और ऐलान किया गया कि जिस दिन भी 26वीं आईनी तरमीम के केसेस की बात होगी, वकला बरसरे एहतजाज होंगे। सारी क़यादत ने यह फैसला किया कि जब 26वीं तरमीम के केसेस की समाअत शुरू होगी उस दिन पूरे पाकिस्तान से ज्यादा तादाद में लोग आएंगे और प्रोटेस्ट के लिए इस्लामाबाद के अंदर आएंगे। अगर ये करते अपॉइंटमेंट्स तो इसको क़यादत ने फैसला किया, इसको चैलेंज भी किया जाएगा। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस सरदार एजाज इसाक से कानूनी उमूर की जिम्मेदारी वापस ले लिया और एडिशनल जज जस्टिस राजा इनाम अमीन मिनहास को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कानूनी उमूर का जज मुकर्रर कर दिया है। 2022 में जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस सरदार एजाज इसाक को कानूनी विंग को सुपरवाइज करने की जिम्मेदारी दी गई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिप्टी रजिस्ट्रार ने चीफ जस्टिस आमिर फारूक की मंजूरी से नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक जस्टिस राजा इनाम अमीन मिनहास को अवामी मफाद में फौरी तौर पर कानूनी उमूर का जज मुकर्रर किया गया है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने 5 जजेस की रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद कर दी है। फैसले में 3 सूबाई हाई कोर्ट से जजेस के तबादले के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तब्दील की गई सीनियर लिस्ट बरकरार रखी गई है। फैसले के तहत लाहौर हाई कोर्ट से ट्रांसफर होकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट आने वाले जस्टिस सरफराज डोगर को सीनियर प्यूनी जज बरकरार रखा जाएगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के मुताबिक जस्टिस सरफराज डोगर ने 2015 में बतौर हाई कोर्ट जज हल्फ उठाया। सूबाई हाई कोर्ट से ट्रांसफर होने वाले जजेस को दोबारा नया हल्फ उठाने की जरूरत नहीं। फैसले में कहा गया कि जजेस की तैनाती और ट्रांसफर में फर्क है, दोनों मुख्तलिफ बातें हैं। फैसले में कहा गया कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसाक और जस्टिस सुमन रिफत की रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद की जाती है। आपको बताते चले कि 5 जजेस ने यह कहा था कि जो जज जिस हाई कोर्ट में तैनात होता है वो उसी हाई कोर्ट के लिए हल्फ लेता है। आइन के मुताबिक
दूसरी हाईकोर्ट में ट्रांसफर पर जज को नया हल्फ लेना पड़ता है और दूसरी हाईकोर्ट में ट्रांसफर होने वाले जज की सीनियरिटी नए हल्फ के मुताबिक होगी। मुल्क की दीगर हाईकोर्ट से 3 जजेस की इस्लामाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर के बाद सीनियरिटी लिस्ट में तब्दीली कर दी गई थी, जिसके मुताबिक सीनियरिटी लिस्ट में जस्टिस सरफराज डोगर सीनियर प्यूनी जज होंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी सीनियरिटी लिस्ट में दूसरे नंबर पर चले गए हैं, जबकि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब तीसरे, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी चौथे, जस्टिस बाबर सतार पांचवें और जस्टिस सरदार इसहाक का सीनियरिटी लिस्ट में अब छठा नंबर है। तमाम मामला पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सुप्रीम कोर्ट बार के सदर जनाब मियां रऊफ अता ने, जबकि आगे चलकर हमारे साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर जनाब रियासत अली आजाद भी शामिल होंगे। रऊफ अता साहब, बहुत शुक्रिया। इजलास हो चुका जुडिशल कमीशन का, 6 जजेस के नामों की मंजूरी दे दी गई, लेकिन हमने देखा कि वकला भी तकसीम है, जजेस में भी इख्तिलाफात सामने आ रहे हैं। इस सब कुछ का अदालती निजाम पर असर तो पड़ना है। ये देखिए, यकीनन जिस सोसाइटी में रह रहे हैं और जिस सिस्टम से हम गुजर रहे हैं, यकीनन यहाँ कुछ कम ऊंच नीच तो हो सकती है, लेकिन इख्तिलाफात मैं तो बेहतरी की उम्मीद रखता हूँ और बड़े अच्छे तरीके से। और आइन की जो आइन में एक मैकेनिज्म दिया गया था जुडिशल कमीशन पाकिस्तान के लिए, उसको उन्होंने अडॉप्ट किया है और बड़ी डेलिब्रेशन के बाद और बड़ी मीनिंगफुल कंसिडरेशन के बाद जजेस की जो तैनातियों की मंजूरी दी है सुप्रीम कोर्ट में, और 2 जजेस साहिबान और 2 हमारे दूसरे कुछ जो उनके मेंबर्स हैं उन्होंने बाइकाट किया। बहरहाल नहीं करना चाहिए था, उनको इजलास में बैठना चाहिए था और अपने पूरा एक इख्तिलाफी नोट वहाँ पे लिखते, अपनी बात का इजहार करते, अपनी राय का इजहार करते और कोई ठोस वजूहात उसमें देते। लेकिन मैं इसके साथ साथ, चूँकि आपने देखा होगा कि जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने एक नोट उन्होंने लिखा है जो उसमें आर्डर में, उसमें बहुत की मीनिंगफुल उन्होंने और बड़ी सॉलिड रीजन दी है कि जब 26 तरमीम आइन का हिस्सा बन चुकी है तो उसको मुताबिक तो काम अब होकर रहनी है। जब तक आइन का ये हिस्सा रहेगी तो इसकी रूह के मुताबिक अमल करना पड़ेगा। तो जो ये आइन है, जजों ने भी आइन का हल्फ लिया है कि आइन की पासदारी करेंगे। आइन इस बात की इजाजत देता है, आइन उनको मैंडेट देता है। तो इसलिए जुडिशल कमीशन पाकिस्तान ने इजलास को तलब किया। इजलास कन्वीन करने के बाद फिर उन्होंने हाई कोर्ट के सिटिंग जजेस थे जो 5 साल वहाँ पूरे कर चुके थे, तमाम हाई कोर्ट से उनके नाम तलब किए गए। कोई ऐसे प्रोसीजर में कैसी कोई फलाह रहा नहीं है मेरे नज़दीक। तो उन्होंने बड़े आसान तरीके से किया है। बाकी एहतजाज करना हर किसी का हक है, तो यकीनन से खलीज भी बढ़ती हुई नजर आएगी, लेकिन उम्मीद रखता हूँ कि इंशाल्लाह ये खलीज कम हो जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन रऊफ साहब, 12 के सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने भी खत लिखा। जस्टिस मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर साहब कमीशन के रुकन भी हैं, उन्होंने भी खत तहरीर किया। फिर बैरिस्टर अली जफर ने खत तहरीर किया। उन सबका ये कहना था कि जब तक ये मामला हल ना हो जाए सीनियरिटी वाला, उस वक्त तक जुडिशल कमीशन का ये इजलास जो उसको मुअख्खर कर दिया जाए। तो क्या ये बेहतर ना होता कि इजलास बाद में बुला लिया जाता? ये देखिए, खतूत जो उन्होंने लिखे गए हैं ना, खतूत में उनके तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। कोई खतूत की कोई आइनी हैसियत नहीं है, कोई कानूनी हैसियत उसकी नहीं है। ये तो आइन के तहत सारी बातें हो रही हैं। देखो, आइन का जो आर्टिकल 175A है वो अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस जो है उसका क्लियर उसका एक मैकेनिज्म दे रहा है वहाँ पे कि किस तरीके से होना है। तो जुडिशल कमीशन पाकिस्तान ने उसके हटकर कोई कदम नहीं उठाया उसमें, तो आइन के पाबंद है ना। आइन में उनको बाकायदा एक शेड्यूल के तहत ओथ दिया जाता है जिसमें जजेस ये इस बात का इजहार करते हैं कि वो जो है कोड ऑफ कंडक्ट को ऑब्जर्व करेंगे। कोड ऑफ कंडक्ट में एक चीज सामने आखिर में ये जरूर लिखी होती है कि हर जज पाबंद है कि वो आइन की पासदारी करे, आइन की अतात पजीरी करे, कंप्लीट सबमिशन टू दी कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ है। तो जजेस का जो है आइन के मुताबिक काम हो रहा है। अगर आइन से हटकर कोई चीज होता है या आइन से मावरा कोई चीज होती तो ये खतूत लिखना अच्छी बात थी, लेकिन मेरा ख्याल इसकी अब कोई ऐसी लीगली और या कानूनी कोई हैसियत नहीं है इन खतूत। माजी में भी इख्तिलाफात तो सामने आते रहे हैं जजेस के। उमर अता बंदियाल के दौर में भी ऐसा हुआ, मामलात काफी खराबी की तरफ चले गए। अब क्या लगता है कि क्या मामलात बेहतर हो जाएंगे या वही तारीख जो है दोबारा हमें नजर आती दोहराई होती नजर आएगी? देखिए, अगर ये फासले बढ़ना शुरू हुए तो यकीनन ये जो इदारा है फिर इसका तकद्दुस जो है ये कमाल होने का खतरा है। तो जजेस को अपने मामलात को अपने यानी अदालतों में आने से पहले अपना बैठ जाए वहाँ पर मीटिंग में, वहाँ पर इनके पास जो टी ब्रेक करने के लिए जाते हैं कि मीटिंग रूम है, वहाँ पर बैठे कि क्या मामलात करना चाहते हैं। देखिए, 26 तरमीम की वजह से जो ये इख्तिलाफात सामने आए हैं, क्योंकि
चीफ जस्टिस बेनिफिशरी हमारे मौजूदा चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, और उनको तीन जजों में से किसी एक की तो उसमें एज ए एलिवेशन होनी थी एज ए चीफ जस्टिस, तो वो साहब के नाम पे निकला। तो दूसरों को भी इस चीज़ पे इत्तेफाक करना चाहिए, बजाय इसमें इख्तलाफ करना चाहिए कि आइन में ये चीज़ अभी वजाहत से लिखी गई है कि 3 में से एक चीफ जस्टिस होगा, तो एक ही चीफ जस्टिस वो बन चुके हैं। अभी उनको भी थोड़ा सा इस चीज़ पे नरमी इख्तियार करनी चाहिए और अपने मौक़ों पे भी नज़रसानी करनी चाहिए कि मौजूदा चीफ जस्टिस के जो है उनके हाथ मजबूत करें और इस इदारे के लिए थोड़ा सोचें और उसके लिए अपना किरदार अदा करें, ना कि कोई रुकावटें पैदा करें। और रऊफ अता साहब देखिए, वो मामले पर तकसीम है, सुप्रीम कोर्ट बार हामी है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुखालफत कर रही है, कुछ बार हामी हैं, कुछ मुखालफत कर रहे हैं। ये तकसीम भी तो ठीक नहीं है ना निज़ाम इंसाफ के लिए। मेरे नजदीक जगह पाकिस्तान बार काउंसिल जो रेगुलेटरी बॉडी है हमारी जी, उस पाकिस्तान बार काउंसिल के जो मेजॉरिटी है उसमें सब ने एक स्टेटमेंट जारी की। उन्होंने भी जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो आज इजलास हुआ है उसकी मुकम्मल तायद की, उसको मुकम्मल उसमें उसको अप्रिशिएट किया कि वाकई जो जुडिशल कमीशन है इसने जो पहले भी जो तैनातियां की जो भी करने जा रहे हैं उसकी हम मुकम्मल उसकी तायद भी करते हैं और उसकी बाकायदा उसको सपोर्ट भी करते हैं। देखिए उसके बाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन पाकिस्तान ने बाकायदा इसका अप्रिशिएट किया और इसके सपोर्ट का ऐलान किया। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन बलूचिस्तान ने इसका ऐलान किया कि हम इनका बिल्कुल जो भी ये आइन के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर ने बाकायदा स्टेटमेंट जारी की, उन्होंने इस बात का अदा किया कि जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो कार्रवाई है वो बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक है। इसके अलावा पंजाब बार काउंसिल ने, KP के बार काउंसिल ने और दीगर बार ने भी इस बात का ऐलान किया है। तो ये अनइलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कुछ हैं जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं किसी पार्टी की तरफ से, वो इस चीज़ को ये तासुर देने की कोशिश करें कि वकला में इख्तलाफात हैं। वकला में कोई इख्तलाफात नहीं है। जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो इस बात का बार बार इजहार कर चुके हैं कि जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो कार्रवाई जो प्रोसीडिंग की जा रही है जजेस की तैनाती के हवाले से वो बिल्कुल आइन के मुताबिक है। कोई भी ऐसा कदम आइन से मावरा नहीं है। अगर आइन से मावरा कोई भी कदम उठाया गया कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ से, सबसे पहले हम मज़ाहमत उसको करेंगे। ये मैं आपकी बात को आपकी यकीनदानी कराता हूँ आपके प्रोग्राम पे। रऊफ अता साहब सदर सुप्रीम कोर्ट बार हमारे साथ मौजूद है। नाज़रीन, इस वक्त इस्लामाबाद बार के सदर रियासत अली आज़ाद हमारे साथ मौजूद हैं। एक जबरदस्त एहतजाज आज़ाद साहब आप लोगों ने किया, आप जुडिशल कमीशन से चाहते क्या हैं? हमारा ये मुतालबा बुनियादी तौर पे ये था कि जो आज इजलास जुडिशल कमीशन का हुआ है जी, उसको डेफर किया जाए, इसलिए कि हमने चूँकि कॉन्स्टिट्यूशन पिटिशंस 26वीं तरमीम को चैलेंज कर रखा है। हम चाहते थे कि जो इस वक्त मौजूदा एग्जिस्टिंग सुप्रीम कोर्ट है वो उन कॉन्स्टिट्यूशन पिटिशंस को सुन के फुल कोर्ट जो है वो फैसला करे। अगर जुडिशल कमीशन में नई तैनातियाँ करके कोर्ट को पैक करके और उसके बाद उसका फैसला सुनाना है तो फिर हम समझते हैं कि उसका रिजल्ट क्या होगा। हमारा आज बुनियादी मकसद इस एहतजाज का ये था। आज तो एहतजाज मौखर किया, साथ ही ऐलान किया कि जब भी 26वीं तरमीम के मुतालिक केस की समाअत होगी आप एहतजाज करेंगे, लेकिन वकला तकसीम है, तमाम बार काउंसिल्स उसमें शामिल नहीं है, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार आपके साथ नहीं खड़ी, तो कैसे एहतजाज का फायदा क्या होगा आज़ाद साहब? देखिए, इसमें आपने देखा वाइस चेयरमैन जो सिंध बार काउंसिल थे वो भी मौजूद थे, वाइस चेयरमैन इस्लामाबाद बार काउंसिल वो भी मौजूद थे और वाइस चेयरमैन बलूचिस्तान बार काउंसिल भी हमारे साथ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। और उसके अलावा बर्र-ए-आज़म एशिया की सबसे बड़ी जो बार है लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, उसके प्रेसिडेंट असद मंजूर भट्ट साहब और मुबशर रहमान साहब जो लाहौर बार एसोसिएशन के सदर हैं। इसी तरह कराची के दोस्तों को हम उनकी जुर्रत को, उनकी मोहब्बत को और उनके इस हौसले को सलाम पेश करते हैं कि वो कराची मलीर बार हैदराबाद से आए, वहाँ से आमिर वड़ाई साहब सदर हैं और रहमान कुराई साहब सेक्रेटरी हैं वो कराची बार एसोसिएशन से, मुनीर मलक, अली अहमद कुर्द, बुलेदी साहब, ये सारे लोग यहाँ पे आज एहतजाज किया। और आपने देखा कि सुबह पूरा रेड जोन जो था वो ब्लॉक था, वहाँ से चिड़ी को पर मारने की जगह नहीं थी और वहाँ पे लोगों को अंदर दाखिले की इजाज़त नहीं थी। उन वकला को जो वहाँ से एक मार्गला रोड खुला हुआ था और वहाँ से भी उन्हें नहीं जाने दिया गया और चेक करके उनको वहाँ रोक लिया गया। तो आज एहतजाज आपने देखा
आल्दो के कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे नहीं पहुंच सके वकला, लेकिन बाहर आपने देखा कि श्रीनगर तक और श्रीनगर के सामने वहाँ एहतजाज, लाठीचार्ज और हमने अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया। अच्छा, ये वकला टीम तो हमने देखा बिल्कुल हमारे सामने, लेकिन जज साहिबान भी माजी की तरह एक दफा फिर आज भी देखिए जो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने जुडिशल कमीशन का जो इजलास था उसका बायकॉट किया। देखिए एक बुहरान तो पैदा हो गया है इस मुल्क के अंदर, अदलिया के अंदर भी एक बुहरान है। आप देखिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस साहिबान का खत और फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस का खत, फिर जुडिशल कमीशन में बायकॉट होना, तो ये सारी चीज़ें इस चीज़ की गमाजी करती हैं कि जो 26वीं तरमीम है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये सस्टेनेबल नहीं है। हम यही मुतालबा करते हैं कि इसको या तो वापस लिया जाए या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसको स्ट्राइक डाउन कर सकती, चूँकि ये बहुत से आर्टिकल हैं इनके अंदर, जैसे ये रिपग्नेंट है, यानी आर्टिकल 8 है, 175, सब आर्टिकल 3 है, 2 to 7 है और बहुत सारे आर्टिकल है, जैसे ये मुतसादम इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ट्राइकॉटमी ऑफ पावर, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के साथ साथ इस इदारे की बका और इस मुल्क के अंदर जो हम कहते हैं कि जी रूल ऑफ लॉ होगा, अगर अदालतें आज़ाद होंगी, आज़ाद जजेस होंगे तो ये मुल्क भी तरक्की करेगा, ये कौम भी तरक्की करेगी। अच्छा, आपने आइन का हवाला दिया, आज जुडिशल कमीशन का इजलास बिल्कुल आइन के मुताबिक हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की तैनाती भी 26वीं आईनी तरमीम के तहत, तो ये तो आइन की खिलाफ वर्जी तो कहीं नहीं हो रही ना। देखें जो आज सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन की गई है उसमें एक कबात जरूर है कि जब आपने जुडिशल कमीशन में सारे जजेस तैनात कर रहे हैं, आज 6 तैनातियां की, आपने एक आर्जी जज कैसे लगा लिया है? आर्जी जज तो उस आर्टिकल 181 के अंदर प्रोवाइडेड है, उसकी 2 सूरतें, सब आर्टिकल ए और बी है कि जी अगर वो सीट खाली हो कोई सुप्रीम कोर्ट की या कोई जज साहब फिजिकली मेंटली डिसेबल है टू डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज एज अ जज, तो सदर पाकिस्तान के पास अख्तियार है कि किसी भी हाई कोर्ट से वो जज साहब को वहाँ आर्जी तौर पे तैनात कर सकते। लेकिन यहाँ पे तो फ्रेश तैनातियाँ हो रही, तो आपने परमानेंट चेक कर दिया, तो आपने 7वां क्यों नहीं किया? तो इसके अंदर भी एक हम समझते हैं कि एक जो गवर्नमेंट है जो इंतज़ामिया इस तरह से कर रही है, मेरे ख्याल में वो मियां गुल हसन साहब को शायद ये चेक करना चाह रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट में हमने उनको रखना है या नहीं रखना। और मुझे लगता है ऐसे कि शायद मियां साहब पता नहीं इस पे कंसेंट भी देते हैं या नहीं, या वो जाते भी हैं या नहीं, ये डिपेंड करता है, इसकी इन्फॉर्मेशन तो अब देखिए हमें तकसीम नजर आ रही है अदलिया में, चाहे वो जजेस में हो चाहे वो वकला बरादरी में हो, इसका वे फॉरवर्ड क्या है कि इस मामले को बस निपटा दिया जाए, खत्म किया जाए? 4 बारें एक तरफ है, 4 बार दूसरी तरफ है, इकट्ठे हो जाए आपस में। आप इस मुल्क के अंदर देखें इतना बड़ा अदालती बुरान जब इस मुल्क के अंदर है तो मैं समझता हूँ इसका वे फॉरवर्ड 2 है। एक तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो हमारा मुतालबा है कि जो एग्जिस्टिंग आज की सुप्रीम कोर्ट थी जो आज नहीं रही, 6 जजेस नए तैनात 7 कर दिए गए, मैं समझता हूँ कि उसको वो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन पिटिशंस थी उनको अगर डिसाइड कर देते तो हम मुतमिन हो जाते। एक तो ये कि वो स्ट्राइक डाउन सुप्रीम कोर्ट कर सकती है, दूसरा ऑप्शन ये है कि यही पार्लियामेंट एक 27वीं तरमीम ला के इसको विड्रॉ कर ले तो ये बहरान ख़त्म हो सकता है। अदरवाइज इन फ्यूचर ये बहरान बढ़ता जाएगा। जिस तरह से जजेस साहबान खतूत लिख रहे हैं, हाई कोर्ट में भी आपने देखा, सुप्रीम कोर्ट में भी आपने देखा, और फिर जजेस साहबान का बाईकाट भी आपने देखा, और मेरी ज़ाती राय में ये बहरान कवर नहीं हो सकेगा, ये मजीद बढ़ेगा। चलिए आजाद साहब इस्लामाबाद बार के सदर नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे। वक्त चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद आपसे दोबारा मुलाकात। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है जुडिशल कमीशन का इजलास, वो तकरीबन आज हो चुका है, मुख्तलिफ तैनातियाँ होनी थी वो भी हो चुकी हैं। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर जनाब राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद है। राना साहब बहुत शुक्रिया। तनकीद ये हो रही है कि जुडिशरी को थोड़ा सा अगर सब्र कर लिया जाता और ये सीनियरिटी वाला जो मामला है, ये केसेस हैं, ये अगर सॉर्ट आउट हो जाता और उसके बाद इजलास हो जाता तो क्या ही बेहतर होता। अब चूंकि जुडिशरी भी तकसीम नजर आ रही है और वकला बरादरी भी तकसीम नजर आ रही है, और पीटीआई तो यहां तक कह रही है कि आपने पहले सुप्रीम कोर्ट पर कब्जा किया 26वीं आईनी तरमीम के बाद, और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी आपके कब्जे में आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो वकला की तकसीम की बात कर लेते हैं। जितनी भी इलेक्टेड बॉडीज़ हैं वकला की, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की बार की एसोसिएशन हो या पाकिस्तान बार काउंसिल हो,
या चारों सूबों की, बलूचिस्तान, KPK, पंजाब और सिंध की जो है वो बार काउंसिल्स हों, सारों ने आज के एहतजाज को रिजेक्ट किया है और उन्होंने अपने एलामिये भी जारी किए हैं। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है आइन और कानून के मुताबिक हो रहा है। 26वीं आइनी तरमीम के बाद जो नया निज़ाम आया है उसके मुताबिक चीज़ें चल रही हैं। अब ये मुमकिन नहीं है कि जो है आइनी अमेंडमेंट हो जाए और जब तक जुडिशल रिव्यू जो है 26वीं आइनी तरमीम का मुकम्मल नहीं होता तो आप जो है वो पुराने निज़ाम के साथ चलें। जब आइनी अमेंडमेंट हो जाती है तो उस दिन से वो जो है लागू हो जाता है और निज़ाम चल रहा है। देखिए, जुडिशरी के अंदर से जो आवाज़ें आ रही हैं उसको आप इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे कि जो पुराना निज़ाम था, जो 26वीं आइनी तरमीम से पहले था, ऑब्वियसली जो उस वक्त के जजेस हैं वो एक अपने कंफर्ट जोन में थे और उनके मुताबिक तो किसी चीज़ के अंदर कोई चेंज नहीं आनी थी, और जो जहाँ से चेंज आनी थी पार्लियामेंट से, वहाँ से पार्लियामेंट ने अपना हक जो है वो प्रैक्टिस किया और वो चेंज लेके आए। तो अब ऑब्वियसली वो जो ओल्ड गार्ड्स हैं उनको नए निज़ाम में एडजस्ट होने में थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो भी इख्तलाफात जुडिशरी में पहले आपको नज़र आते रहे वो ख़त्म हो रहे हैं और नया निज़ाम जिस तरह इम्प्लीमेंट हो रहा है वो ये चीज़ें सेटल होती जा रही हैं। अच्छा राणा साहब, दूसरा मुझे ये बताइएगा कि ये जो फार्म 4547 वाला मामला है, अब तक तो सिर्फ PTI आपको ताने देती थी, अब पीपल्स पार्टी, गवर्नर पंजाब का आपने स्टेटमेंट देख ली होगी, अता तारड़ साहब का उन्होंने नाम लिया बाकायदा कि जी वो 47 पे जीते हुए हैं, 45 पे वो हारे हुए हैं। ये एक ना एक दिन तो चले ये किस्से खुलेंगे कि कौन जीता है कौन हारा है, 45 क्या है 47 क्या है। लेकिन पीपल्स पार्टी का उठ के ये कह देना कि जी आप तो 47 जीत कर आए हुए हैं, अब वो हिस्सेदार हैं गवर्नमेंट में आपके, तो क्या कहिएगा पीपल्स पार्टी को, क्या जवाब देंगे आप? देखिए, मैं पीपल्स पार्टी को नहीं जवाब दूंगा, मैं गवर्नर साहब को जवाब दूंगा। और गवर्नर साहब जो हैं, अगर वो समझते हैं कि ये जाली हुकूमत है तो फिर इसी हुकूमत ने उनको गवर्नर नॉमिनेट किया है, तो इसका मतलब है वो भी जाली गवर्नर है, तो फिर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। और दूसरी बात ये कि जो पीपल्स पार्टी का चैप्टर है पंजाब में, वो देखें वो एक पावर स्ट्रगल है, उनकी उस तरह से नुमाइंदगी असेंबली में नहीं आई, तो ये वहाँ वो फायरवर्क चलते रहते हैं। तो मैं नहीं समझता कि इसको कोई सीरियसली लेना चाहिए हमें। देखें, अगर कोई उनको इश्यूज हैं और वो समझते हैं कि कहीं फॉर्म 47 के लोग हैं तो वो उनके पास ट्रिब्यूनल्स और अदालतों का जो है वो रास्ता मौजूद है, वो वहाँ जाएं। लेकिन गवर्नर साहब को मेरे ख्याल से ख्याल रखना चाहिए ऐसी गुफ्तगू करते हुए, क्योंकि जो उनके लीडरशिप है वो ऐसी कोई बातचीत नहीं करती। तो वो पंजाब सेंट्रिक जो एक वो इशू बार बार रेज करते हैं और जो वहाँ एक पावर स्ट्रगल है कि उनको ज़्यादा पीस ऑफ द पाई चाहिए, तो मैं इसको उस चीज़ के साथ ज़्यादा लिंक करूँगा। और अगर वो वाकई ये समझते हैं जो चीजें वो कह रहे हैं। वैसे राणा साहब, आपने एक बात की कि अगर ये 47 की गवर्नमेंट है तो उनको गवर्नरशिप से इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो आपके वोटों से सदर इलेक्ट हुए हैं, तो मतलब ये कि 47 वाले MNAs ने उन्हें अगर वोट दिया है तो फिर इखलाकी तौर पर उन्हें भी मुस्ताफी हो जाना चाहिए। देखिए, पॉइंट तो यही है ना कि जहां वो उंगली उठा रहे हैं, अव्वल तो हम उस बात को रिजेक्ट करते हैं। अब अगर इतने ही अगर वो समझते हैं कि वो दुरुस्त बात कर रहे हैं तो फिर उनको गवर्नरशिप नहीं लेनी चाहिए थी ना, क्योंकि ये गवर्नरशिप भी जो नॉमिनी है वो फेडरल हुकूमत के होते हैं। तो ये मैं उनके जो उन्होंने बात की, गवर्नर साहब ने स्पेसिफिकली जो बात की, उसके जवाब में मैं ये आपको जवाब दे रहा हूँ। बाकी पीपल्स पार्टी के साथ हमारा बिल्कुल राब्ते में है, अच्छी कोalition चल रही है, इश्यूज अराइज होते रहते हैं, वो सेटल भी हो जाते हैं, लेकिन हमें जो है वो ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या बात कर रहे हैं। ठीक, अच्छा दूसरा ये बताइएगा कि देखिए राज साहब, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बात की जाए उसमें कोई दो राय नहीं है कि GDP आस्ता आस्ता बढ़ रही है, इन्फ्लेशन सिंगल डिजिट में आ चुका है, इंटरेस्ट रेट आपका 12% पे आ चुका है, तो वो चीज हमें नीचे ग्राउंड पर नजर नहीं आ रही। और PTI जो एक दावा करती है वो ये कहते हैं कि जी आप जितनी भी आपकी कारकर्दगी और भी अच्छी हो जाए, लेकिन अवाम में आपकी मकबूलियत नहीं है, ग्राउंड सिचुएशन जो है वो उस तरह से रेजोनेट नहीं कर रही। कितना वजन है उनकी इस दलील में, और आपको क्या लगता है कि क्या वजह है कि उतनी तेजी से जो आपकी कारकर्दगी है
शायद आप उसको भी उस तरह से जो है वो बैंक नहीं कर पा रहे, मतलब उस पर कुछ अपना जो एक तासुर है वो नहीं बना पा रहे। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जो पॉपुलैरिटी है वो तो फिर अगले इलेक्शन में उसका तयन होगा 2029 में कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी है और कैसी नहीं है। मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करूंगा कि ये चीज़ें ट्रिकल डाउन नहीं हुई। जो इन्फ्लेशन का नंबर 2.4% पे है, वो जो चीज़ें जो 490 आइटम जिस पे वो बास्केट मबनी है उसी के ऊपर वो 2.4% है। और आम आदमी अब ये महसूस कर रहा है कि जो महंगाई का जो बढ़ने की जो शरह है वो कम हो चुकी है और चीज़ें स्टेबलाइज हैं। अब रुपया मुस्तहकम है, उसके असरात सब लोग फील कर रहे हैं। अगर एक्सपोर्ट्स बढ़ रही है तो एक्सपोर्टर्स जो हैं, इसका मतलब है उनका बिजनेस ठीक जा रहा है। तो आईटी एक्सपोर्ट्स हों वो भी बढ़ रही हैं। आपकी ओवरऑल स्टॉक मार्केट, अगर जितने लोग स्टॉक मार्केट से मुंसलिक हैं वो पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। तो ये एक प्रोपेगेंडा है, पॉलिटिकल रेटरिक है। हाँ, इस चीज में एक आम आदमी का जो बजट है, जब देखें हर साल कोई कंपनी 10% तनख्वाहें बढ़ाती है, कोई 15, कोई 20%। अब जब वो तनख्वाहें इस साल के एंड में बढ़ेंगी नए बजट के अंदर और महंगाई की शरह जो है वो 5-6% के ऊपर होगी, तो लोगों के बजट भी ईज आउट हो जाएंगे। तो आने वाले चंद महीनों में आप देखेंगे कि पीपल जो बजट एक आम आदमी का या नौकरी पेशा आदमी हो या चाहे वो बिजनेस कम्युनिटी ताजर से हो, तो जब महंगाई की शरह कंटिन्यूसली कम रहती है और फिर अब आपकी अगले बजट में जब इनकम्स बढ़ती हैं, तो फिर आप महसूस करेंगे कि लोगों के पास कोई थोड़ा सा एक्सेस कैश आ गया है, उनका बजट ईज आउट हो गया। तो इनको टाइम लगता है, लेकिन हम समझते हैं कि अब हम ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं और जब जैसे ही हम ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे, आगे सूद की शरह और गिरेगी, महंगाई काबू में होगी, तो लोगों को जो ट्रिकल डाउन जो आप कह रहे हैं कि आम गली मोहल्ले से आवाज निकलेगी कि हाँ हमारे बजट में बेहतरी है, हम बेहतर महसूस कर रहे हैं, गवर्नमेंट ये भी चाह रही है कि बिजली के नरखों में भी कमी लेके आए। तो सारे ये एफर्ट्स अब इंशाल्लाह ताला आने वाले महीनों में जो हम पिछले 1 साल से मेहनत कर रहे हैं, बड़ी तेजी से उनके असरात जो हैं आम आदमी को भी पहुंचेंगे। अभी भी पहुंचे हैं, आगे और राना एहसान साहब, थैंक यू। ठीक, राना एहसान साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होगी। वेलकम बैक नाज़रीन। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान ताल्लुकात कभी सर्द कभी गर्म होते हैं। दोनों जानिब से अल्फाज की गोलाबारी भी जारी रहती है, उसमें शिद्दत भी आ जाती है और दोनों जमातों के जो कायदीन हैं वो इसको ठंडा पानी डाल देते हैं ऊपर से, तो कुछ मामलात कंट्रोल हो जाते हैं। गुज़श्ता हफ्ते गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने एक इंटरव्यू में जो बात की दोनों जमातों के दरमियान ताल्लुकात में एक दफ़ा फिर गर्मी जो है वो पैदा कर दी है। उनके बकौल वज़ीर इत्तलात अता तारड़ हारे हुए थे, पूरा रावलपिंडी और अटक जो है वो फार्म 47 पर है। ये मुझे गारंटी है कि तारड़ साहब जीते हुए नहीं थे। मैं अगर ये कहूं कि बिलावल साहब जीते हुए थे या हारे हुए थे, मुझे ये नहीं पता। ये पता है कि तारड़ साहब मुझे ये पता है कि तारड़ साहब हारे हुए थे। अच्छा, बिल्कुल। तो वो फॉर्म 47 पे हैं जो आपके मुताबिक? सारी 47 पे हैं। सारे से मुराद पूरा पाकिस्तान 47 पे है। मेरे हल्के में भी जो जीते हैं 47 पे है, पूरा अटक 47 पे है, पूरा पिंडी 47 पे है, कराची से ढेर सारे लोग 47 पे हैं। कारा साहब बहुत शुक्रिया। गवर्नर पंजाब साहब ऑब्वियसली कभी कभार गुस्से में आ जाते हैं और नून लीग और वहां पे उनके जो गवर्नमेंट से भी ताल्लुकात हैं, ट्रेडिशनली नेचुरली पीपल्स पार्टी और मुकाबला रहा है कई दहाइयां पंजाब में, लेकिन इस बयान को किस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, क्योंकि उन्होंने तो बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है मुस्लिम लीग नून की पूरी हुकूमत पर कि फॉर्म 47 की गवर्नमेंट आई है। तो राजा साहब, कौन से फॉर्म से हुकूमत बनती है? कौन से फॉर्म से लोग असेंबली में पहुंचते हैं? 47 पे ही आता है ना रिजल्ट। जी कार साहब, लेकिन वो तो बनवाए गए ना। आपको पता है उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में बात की? तो भी ऑन लाइटर साइड मैंने जी सारे बंदे फॉर्म 47 पे ही जीतते हैं। फॉर्म 47 की जो प्रिपरेशन है उसके ऊपर इतराज है। सवाल ये है जी कि राजा साहब, इस मुल्क के अंदर इलेक्शन जितने भी हुए, हर इलेक्शन के ऊपर वन वे और अदर सवाल उठे, बिल्कुल। और वो सवाल सारे गलत भी नहीं थे और सारे दुरुस्त भी नहीं थे। लेकिन बहरहाल ये एक दुरुस्त बात है कि हमारे जैसे ग्रोइंग कंट्रीज में और खास तौर पे हमारे मुल्क में, जहाँ का माजी बड़ा टाडा सा है और उसमें ऐसी सूरत हाल बहरहाल है
कि इलेक्शन के बारे में शफाफियत के ऊपर सवाल हर दौर में रहे। खान साहब का अपना दौर, आज तो पीटीआई कह रही है खान साहब का अपने दौर में जिस तरह इलेक्शन हुआ जी, जिस तरह लोग तोड़े गए, जमातों से तोड़े गए, मुझे खुद अप्रोच किया गया, मैं उस वक्त पंजाब का सदर था अपनी पार्टी का, लेकिन मुझे भी ट्राई की गई कि मैं अपनी वफादारियां तब्दील करूं, तो ये काम तो चलता रहा तब भी। अब इस वक्त क्योंकि हमारी हुकूमत बन गई, हम बैठे थे, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद बैठी थी, हम 2002 में हुकूमत में आए, असेंबली में आए, हमारे 21 बंदे तोड़ के 22 हुकूमत बनाएगी, ये सारा कुछ होता रहा। लेकिन एतराज के बावजूद हम आगे सिस्टम को लेकर चलते रहे। एक दिन में, एक साल में, एक दफा में ये सारा निजाम दुरुस्त नहीं हो जाना। हाँ, ये ग्रेजुअली आगे बढ़ने का अमल है। हमारा अलमिया यह है कि हम एक कदम आगे 2 कदम पीछे होते रहते हैं। तो हमें जरूरत है इस उम्र की समझने की कि इस वक्त क्यों हम आपस में तल्ख हो गए। मुस्लिम लीग ने हमारे साथ जब गवर्नमेंट बनाई तो उन्होंने कुछ वादा किया, कुछ मुआहदा किया और लिख के मुआहदे किए कि हम ये काम करेंगे। इस तरीके से हम इस कोalition को लेके चलेंगे। हम उनके कोalition पार्टनर्स नहीं थे, लेकिन हम उनके सपोर्ट में हैं, आज भी हैं, आइंदा भी होंगे। सलीम हैदर साहब मेरे भाई हैं, उनकी स्टेटमेंट आपने बिल्कुल सारा मीडिया उसको दिखा रहा है, लेकिन साथ अगर बिलावल साहब की स्टेटमेंट चला दें तो ज्यादा बेहतर होगा जी। जिन्होंने अभी कुछ अर्सा पहले ही कहा था कि मियां शहबाज शरीफ हमारे वजीर आजम है और अगले 5 साल वही हमारे वजीर आजम रहेंगे। तो लीडर की बात ज्यादा अहम होती है। सरदार साहब ने जो बात की वो बहुत दिनों से कह रहे थे और मैं पिछले कुछ 4-6 महीने से ये बार बार मुख्तलिफ चैनल से या चैनल के जरिए या मुख्तलिफ चैनल से ये बात कर रहा था कि हम मुस्लिम लीग को चाहिए कि तलखी इतनी न बढ़े कि हमारे जो लफ्ज तल्ख हुए हैं, लहजे तल्ख हुए हैं, ताल्लुकात में तलखी आ जाए। ये बिल्कुल कायरा साहब आपने 2-3 दफा हमारे शो में भी कही थी, लेकिन कायरा साहब बात बताएगा चूंकि लाइटर वजह से ये हो रहा है जी जी जी, वजह से हो रहा है। अच्छा, दूसरा मुझे बताएगा, देखिए अब चूंकि लाइटर मोड में हमने गुफ्तगू का आगाज किया, चाहे वो RTS हो, चाहे वो 47 हो, आपकी कहीं इस तरह की लॉटरी क्यों नहीं निकलती? आप हर दफा हार जाते हैं। ये मुहिम्मा प्राचा साहब हमसे हल नहीं हो रहा जी। हम अपने तौर पे भी कई दफा सोल सर्चिंग करते रहते हैं जी जी जी, और कई दफा हमने जिम्मेदार लोगों से पूछा भी है जी कि क्या क्यों ऐसा। एक बात है कि पीपल्स पार्टी के साथ, पीपल्स पार्टी इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ और आइन को बनाने वाली है, आइन को बचाने वाली है, आइन के तहत आगे चलने वाली है। हमें भी बड़ी गलतियां कोताहियां हैं, हम ये नहीं कहते कि हम सारा कुछ ही दुरुस्त हो गए। वक्त के साथ साथ हमारे अंदर भी बहुत सारा इन्हितात हो गया है, लेकिन आज भी हम ये कह सकते हैं कि हम सोहल तलब कौन से फरहाद से, लेकिन अब शहर में तेरे कोई हमसा भी कहाँ है। हम हर वक्त थोड़ी थोड़ी जगह स्पेस अपनी बनाते रहते हैं ताकि जो पॉलिटिक्स की, डेमोक्रेसी की स्पेस है वो बढ़ती जाए। हमारी शायद यही रवैया जो है वो पसंद नहीं किया जाता, लेकिन पीपल्स पार्टी एक बात की दाई जरूर है, ये क्लेमेंट है कि हमने कभी भी सहारों से इलेक्शन नहीं जीते। हाँ, अगर हमारी कभी मुखालफत नहीं की गई तो हम इलेक्शन जीत जाते हैं, और मुखालफत की गई तो हमें इलेक्शन में हरा दिया गया। जीते हुए इलेक्शन हमसे छीन लिए गए, असेंबलियों में बैठे हुए बंदों की वफादारियां तब्दील करा ली गई, ये सारा कुछ होता रहा। लेकिन हम पे ये इल्जाम बहरहाल नहीं लग सकता कि हमने कभी भी किसी सहारे से इलेक्शन लड़ा और जीता। कमर जमान कायरा साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद लंदन से मारूफ सहाफ़ी सकलैन इमाम साहब हमें ज्वाइन करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप जो है एक दफ़ा फिर उन्होंने गजा के बारे में जो स्टेटमेंट दी है, एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो चुकी है दुनिया में। वेलकम बैक नाज़रीन। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सदर मुंतखब होने के बाद मुख्तलिफ ममालिक पर इजाफी टैरिफ आयद करने, कनाडा को अमरीका की 51वीं रियासत बनाने और गजा पर कब्जा करने जैसे हैरान कुन बयानात की वजह से दुनिया को वर्त हैरत में मुब्तला कर चुके हैं, और हैरान कुन तौर पर वो अपने बयानात का भरपूर तरीके से दिफा कर रहे हैं। मुतादिद बार कनाडा को अमरीका की रियासत बनाने और उसके हक में वो दलाइल दे चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर गजा को खरीदने और इसकी मलकियत के हवाले से अपने बयान की हिमायत करते हुए उस पर कायम होने का ऐलान किया है। जर्नलिस्ट से गुफ्तगू के गजा को खरीदने और इसकी मलकियत के बयान पर उनका कहना था कि मशरक़ वुस्ता के दीगर ममालिक को जमीन के कुछ हिस्से देने पर गौर किया जा सकता है ताकि वहां दोबारा तामीर नो के अमल में मदद ली जा सके और गजा के शहरियों को वहां मुंतकिल किया जा सके।
as far as us rebuilding it, we may give it to other states in the Middle East to build sections of it. Other people may do it through our auspices, but we're committed to owning it, taking it, and making sure that Hamas doesn't go back. डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान की हमास ने मुजम्मत की है। हमास के सियासी दफ्तर के रुकन इज्जतुल रश की जानिब से जारी होने वाले बयान में कहा गया कि गजा किसी की कोई जायदाद नहीं है जिसकी खरीदो फरोख्त की जाए, बल्कि ये मकबूजा फलस्तीनी अराजी का नाकाबिल तकसीम हिस्सा है। आलमी रहनुमाओं ने भी अमरीकी सदर के बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल दिया। टर्किश प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि गजा के लोगों को उनकी जमीन से निकालने का इख्तियार किसी को नहीं है। अमरीकी सदर के बयान पर बहस करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि यह मंसूबा मुकम्मल तौर पर फजूल है। डोनाल्ड ट्रंप को गजा पर कब्जा करने से मुतालिक बयान पर आलमी रहनुमाओं के साथ साथ अमरीका के अंदर से भी मुखालफत का सामना है। उनके इस बयान को अमरीकी शहरियों की अक्सरियत ने मुस्तरद कर दिया है। अमरीकी मीडिया के ताज़ा तरीन पोल के मुताबिक 47% अमरीकियों ने ट्रंप के गजा पर कब्जे के मंसूबे को बुरा करार दिया, जबकि 13% ने बयान की हिमायत की। आपको याद दिलाते चले कि गुज़श्ता हफ्ते अमरीकी सदर ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गजा पर अमरीका की कब्जा करने का ऐलान किया था। क्या कहा था, जरा सुनिए। The US will take over the Gaza Strip and we will do a job with it too. We'll own it and be responsible for dismantling all of the dangerous unexploded bombs and other weapons on the site, level the site and get rid of the destroyed buildings, level it out, create an economic development that will supply unlimited numbers of jobs and housing for the people of the area. Do a real job, do something different. Just can't go back. If you go back, it's going to end up the same way it has for 100 years. नाज़रीन, तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं लंदन में मुकीम सीनियर सहाफ़ी और ब्रॉडकास्टर जिनकी आलमी उमूर पर बड़ी गहरी नज़र होती है, सकलैन इमाम साहब हमारे साथ मौजूद है। सकलैन साहब, कैसे देख रहे हैं आप उनको? एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये नाकाबिले अमल भी है और वैसे ही वो बयान दाग रहे हैं, लेकिन एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि वो ये करके दिखा भी सकते हैं। देखिए, वो करके क्या दिखा सकते हैं, ये उनके पिछले 4 बरस की, यानी जो उनका पहला जो दौर था 2017 से 2021 तक का, उससे अगर मुआवजा किया जाए तो उस वक्त तो वो नाकाम सदर रहे थे। और सिवाय इसके उनकी जो बड़ी अचीवमेंट जो समझी जाती है ख़ासतौर पर मशरिक़ वस्ता के हवाले से, वो ये है कि वहाँ पर उन्होंने 2 अहम काम किए थे और उसमें भी कोलैबोरेटर्स मौजूद थे उनके पास। एक उन्होंने काम किया था कि ईरान के साथ जो JCPOA हुआ था, एक मुआहिदा ईरान के जौहरी तनसीबात पर पाबंदी का और उस पर रुकावटों का, उससे वो खुद ही बाहर निकल गए थे, तो लिहाजा वो ओपन चीज़ है। दूसरा उन्होंने एक बड़ा काम जो अपने दौर में किया था, वो किया था अब्राहम अकॉर्ड। तो अब्राहम अकॉर्ड में वो इसलिए कामयाब है और आज तक कामयाब है क्योंकि कोलैबोरेटर्स यानी अरब ममालिक उनके साथ राज़ी थे। जो जहाँ तक गज़ा की बात है, गज़ा में कोलैबोरेटर उनके साथ अगर कोई बन सकता है तो वो फ़लस्तीनी खुद बन सकते हैं। अब तक जो काम नेतन्याहू खुद अपनी पूरी मिलिट्री माइट यानी अमरीकी हिमायत याफ्ता फ़ौज असले के साथ जो उन्होंने और सप्लाईज के साथ जो उन्होंने गज़ा में 1.5 बरस तक किया है, जो वो कामयाब नहीं हो सके, तो ट्रंप अब क्या कर सकेंगे? होना तो ये चाहिए था कि ट्रंप के इस बयान के फौरन बाद आलमी सतह पर ये बयानात आने चाहिए थे कि ये वॉर क्रिमिनल की हिमायत करने के मतरादिफ है, कि जिस शख्स के इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी किए हुए, डोनाल्ड ट्रंप उसी कोर्ट को सैंक्शन कर रहे हैं। और फिर वो एक ऐसा बयान दे रहे हैं कि जिसमें उन्होंने कहा है कि हम कोई एक इलाका दुनिया का जो अमेरिका का हिस्सा भी नहीं है, जहाँ पे अमेरिका का कोई सियासी कानूनी किसी भी लिहाज से कोई हक भी नहीं है, वो ये कहते हैं वहाँ के मैं मुकामी लोगों को हटा के ख़त्म करके मैं उसको रिकन्स्ट्रक्शन करके रिवेरिया बनाऊंगा, यानी एक अपनी प्रॉपर्टी बहुत बड़ी स्टेट बना के दुनिया को मार्केट करेंगे। ये क्रिमिनल, ये क्राइम है, वॉर क्राइम है, इंटरनेशनल क्राइम है। इस पर तो उनकी गिरफ्तारी के वारंट जारी होने चाहिए। सकलैन साहब, इसमें मुझे ये बताइएगा, इसमें ऑब्वियसली एक ऐसे टाइम पे ये बयानात आ रहे हैं कि मोहम्मद बिन सलमान वहां पहुंचे, $600 बिलियन की वहां इन्वेस्टमेंट उन्होंने ऐलानात किए, फिर बाकी GCC कंट्रीज हैं, जो मिड ईस्ट है, जो मुस्लिम ममालिक हैं, वहां चले अगर अशराफिया और जो इक्तिदार में है उनसे ना सही, लेकिन अगर ये मामला थोड़ा सा 10-15% भी डोनाल्ड ट्रंप आगे बढ़ाते हैं तो एक बड़ा खौफनाक पब्लिक रिएक्शन क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है मशरिक़ वुस्ता में?
देखिए, मशरिक़ वस्ता में बिल्कुल एक रिएक्शन है और इस वक्त भी ब्रूइंग हुआ है, यानी अंदर ही अंदर गुस्सा लोगों का बढ़ रहा है। और इस बात का इजहार एक खुफिया गुफ्तगू जो थी मोहम्मद बिन सलमान की किसी अमरीकी सेनेटर के साथ, वो लीक हुई थी और जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझे गज़ा के लोगों की कोई परवाह नहीं है, लेकिन मुझे अपने लोगों की परवाह है। यानी उनको खौफ गज़ा में तबाही या बर्बादी का नहीं है, उन्हें ये खौफ ज़रूर है, यानी ये वो खुद महसूस कर रहे हैं कि उनके अपने मुल्क के अवाम जो हैं वो उनके खिलाफ किसी वक्त बगावत कर सकते हैं। अगरचे इन ममालिक में ये जो गल्फ़ की जो रियासतें हैं या किंगडम्स और अमारतें हैं, यहाँ पे सख्त किस्म का एक पुलिस स्टेट है, एक मार्शल लॉ सा है। यहाँ पे कोई ऐसा कानून नहीं है कि जिसमें आप सिविल राइट्स या सिविल लिबर्टीज़ की बात कर सकें, अपने हकूक़ के मुताबिक बात कर सकें या किसी सच हक बात कर सके। यहाँ पे जो बादशाह या अमीर चाहता है वही बात हो सकती है। तो इन मुल्कों में भी खतरा महसूस किया जा रहा है। हो सकता है कि किसी एक में बज़ाहिर कुछ न नजर आए, लेकिन एकदम से एक धमाका हो और एक छोटी सी मूवमेंट, वो बू अजीज़े जो था ट्यूनिस का, उस जैसी मूवमेंट उठे और पूरी किंगडम को लपेट के ले जाए। तो ये खतरा तो सब जगह मौजूद है। खुद वहाँ के जो कई एनालिस्ट हैं जो कह रहे हैं, खुल के कह रहे हैं कि अगर गज़ा में, यानी अब देखिए गज़ा में अगर तामीरात शुरू होती हैं तो ये चीज़ सऊदी अरब को ले डूबेगी। यानी ये एहसास सऊदी अरब के तज्ज़ियाकारों को हो रहा है और जो यानी उनको एक किस्म का यूँ कह लें कि मगरिब को ये मैसेज दिया जा रहा है सऊदी तज्ज़ियाकारों की तरफ से कि अगर तुमने ये किया तो हम तुम्हारी क्या मदद करेंगे, हम खुद नहीं रह सकेंगे। तो ये अंदर का जो उबलता हुआ खौलता हुआ जो खून है नौजवानों का, ये बहुत बड़ी ताकत है और उससे डरना चाहिए। हम लोग समझ रहे हैं कि मार पीट के इन लोगों को कत्ल करके सर कलम करके खामोश किया जा सकता है, ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि यही लोग हैं जो किसी भी कौम के आगे मेमार हैं। अगर ये आपसे बागी हो गए तो फिर आपके हुक्मरान जो मौजूदा बैठे हैं ये चल नहीं सकेंगे। सकलाइन साहब, दूसरा मुझे बताएगा कि जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि जी ये इजिप्ट और सीरिया में और ये उधर थोड़ी सी ये ज़मीन जो है तकसीम कर दी जाएगी, अब ये ममालिक क्या ये जो एक कंट्रोवर्सी है बहुत बड़ी और इससे बहुत बड़ा इशू पैदा हो जाएगा मिड ईस्ट में, क्या ये कूदना चाहेंगे? क्या इजिप्ट एफोर्ड कर सकता है फॉर एग्जाम्पल अमेरिका को यस करना इस मंसूबे पर? देखिए, अमरीकी ये इजिप्ट के जो सदर हैं सीसी साहब, जनरल सीसी जो हैं, इन्होंने अभी कुछ अर्सा पहले ही जिस दिन वहाँ पे सीरिया में एक चेंज ऑफ गवर्नमेंट हो, उसके अगले 2 दिनों में उन्होंने आम लोगों से राब्ते किए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, सहाफ़ियों से मुलाकातें भी की, जिसमें उन्होंने अपनी अच्छाइयाँ बयान करनी शुरू कर दी कि मैंने कभी कोई जुल्म नहीं किया, मैंने कोई करप्शन नहीं की, मैं एक अच्छा सदर हूँ। यानी कि हर जगह एक ये खौफ है कि अब अवाम खड़े हो सकते हैं किसी भी वक्त और हमारी हुकूमतों का तख्ता उल्टा जा सकता है। तो इस सूरत में हुकूमत अपने आप को ख़तरे में नहीं डालेगी। लेकिन अगर आप ये सवाल करें कि क्या ये कर सकते हैं, अगर ट्रंप ने दबाव डाला तो ये बिल्कुल करने के लिए तैयार है, क्योंकि इन लोगों की कोई स्पाइनल कॉर्ड, कोई वो पीछे कहते हैं ना कि हड्डी नहीं है पीछे, इनकी कमरें मजबूत नहीं है, इनमें जुर्रत नहीं है कि ये अमेरिका को कहीं भी ना कर सके। अगर इन्होंने ना करनी होती तो जो इसराइल ने इस दौरान गज़ा में जो बमबारी की है, ये उस दौरान इनको कोई खुल के कोई बयान अमली इक़दाम करना चाहिए था, इसराइल अगले दिन ही रुक जाता। लेकिन इनमें से किसी की जुर्रत ही नहीं है कि अमेरिका या इसराइल के आगे कोई बहादुरी या कोई डिफाइंस, कोई सरकशी दिखा सके। ये गुलाम है। आप ये देख लीजिए कि जो अब्राहम अकॉर्ड डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले दौर में अपने जो नाफिज किया था यहाँ पे गल्फ में, यानी इसराइल से लेकर यानी बहरे रोम से लेकर बहरे अरब तक उसने एक हिस्सा बना दिया है, जो कि बुनियादी तौर पे अब्राहम अकॉर्ड का मतलब ये है कि इसराइल की हेजेमनी है यहाँ पे। और इस हेजेमनी का हमने अमली मुजाहरा इस दौर में देखा जब ये जंग हो रही थी गज़ा में और इसराइल बमबारी कर रहा था। तो उस दौरान हिजबुल्लाह की बॉम्बिंग की वजह से हाइफा और तल अवीव की पोर्ट्स और अशदोद की पोर्ट, गज़ा की बॉम्बिंग की वजह से, और ईलात की पोर्ट जो कि बहीरे अहमर की तरफ यानी रेड सी की तरफ खुलती है, गल्फ ऑफ अक़बा की तरफ जो खुलती है, उस पोर्ट को यमन के लोगों ने, हूथियों ने बमबारी करके बंद कर दिया था। तो तमाम पोर्ट्स इसराइल की बंद थी। उस दौरान जो इसराइल को सप्लाईज गई है वो अरब अमारात यानी मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब और जॉर्डन के जरिए पहुंची है। तो यही एक अमली सूरत है अब्राहम अकॉर्ड की। तो जो मुल्क अब्राहम अकॉर्ड में इसराइल के ताबे हो चुके हुए हैं, वो कितना अरसा इसराइल को या अमेरिका को नो कहेंगे?
नो कहेंगे। सकलैन इमाम साहब लंदन से हमारे साथ में, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर फीडबैक जरूर दीजिएगा। ट्विटर हैंडल @आदिल शाहज़ेब। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।